जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना जो प्रमुख बिंदु है टेस्ट का वो है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, उसके कार्य और सिद्धांत। ये टेस्ट इस टॉपिक पर बनाने का उद्देश्य है भी इस यूनिट का अच्छे से आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम फेस्टिवल को आप इंजॉय कर सकें, अपने सपने हैं वो सच कर सकें। एक चीज़ और बता दूं, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सभी नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा, हम रिवीजन है वो भी साथ में करते रहेंगे। थ्योरिकल यूनिट है उनको भी मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट को। नोट्स पहले इसलिए प्रोवाइड करवा दिए ताकि आप अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जितना समय बचा है उसमें शॉर्ट तरीके से एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से और सीखने पर जोर दीजिएगा आज आप। पहला प्रश्न है, किसमें शिक्षा से जुड़े हुए भौतिक एवं मानवीय सभी प्रकार के घटक आ जाते हैं? प्रश्न अच्छे से समझिएगा हमेशा। आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन? क्या होगा सही उत्तर इसका? शिक्षा से जुड़े हुए भौतिक और मानवीय घटक किसके अंदर शामिल हैं? तो वो है चौथा ऑप्शन, बिल्कुल सही, शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन यानी स्कूल में प्रबंधन से ही हम अव्यवस्थित साधनों को व्यवस्थित कर सकते हैं, कमजोर कड़ियों को मजबूत बना सकते हैं इसके द्वारा, और नई तकनीकों से, नई विधियों के इस्तेमाल से शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा है वो आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में किसकी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है? शैक्षिक प्रबंधन में किसकी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया है? योजना, निर्देशन, समन्वय या उपयुक्त सभी? जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ती जाएगी ये आप समझेंगे भी, मुझे आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बात के ऊपर यहाँ आज प्रश्न हैं वो बनाए गए हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण माना गया है? सोचिएगा आप। योजना, निर्देशन, समन्वय, यानी ये सभी। आप जब शैक्षिक प्रबंधन की कंसेप्ट को समझते हैं, उसके डिटेल को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं इन सभी का जिक्र उसके अंदर आता है और इनके बारे में डिटेल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आगे आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत कौन से हैं? शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत, सिद्धांतों का ज्ञान है, आपको पता है, वो प्रबंधकों और प्रशासकों को बदलती परिस्थितियों से तुलना करने के लिए और समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक होता है। और सिद्धांत इनमें से कौन से हो सकते हैं? कार्य का विभाजन, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, नियोजन करना या उपयुक्त सभी? क्या होगा सही उत्तर? सोचिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो आपको पता है अब अच्छे से, ये सारे ही शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत है। चाहे कार्य का विभाजन की बात करें, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करें, नियोजन की बात करें, समानता के व्यवहार की बात करें, केंद्रीयकरण की बात करें, व्यवस्था का सिद्धांत, इस प्रकार के बहुत से सिद्धांतों का जिक्र आपने पढ़ा है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत में किस सिद्धांत को विशिष्टीकरण का सिद्धांत या श्रम विभाजन के नाम से जाना जाता है? प्रश्न पर गौर कीजिएगा। भी विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहलाता है, वो श्रम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा हो सकता है? नियोजन का सिद्धांत, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कार्य का विभाजन या व्यवस्था का सिद्धांत? क्या होगा सही उत्तर इसका? और इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, कार्य का विभाजन, जो कि विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहलाता है और इसे श्रम विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए अच्छे से? कार्य का
सिद्धांत यानी कार्य का विभाजन। और इस सिद्धांत का जो आधार है वो अभी बताना चाहूं तो योग्यता और दक्षता के अनुसार व्यक्ति को कार्य सौंपने से होता है। यानी क्या करता है इसमें जो मैनेजर यानी प्रबंधक जो होता है वो सबसे पहले ये पता लगाता है भी कौन सा व्यक्ति किस कार्य को करने में ज्यादा योग्य और दक्ष है, सक्षम है, और फिर उसी को उसी के अनुरूप कार्य है वो सौंपा जाता है। तो विशिष्टीकरण का सिद्धांत या श्रम विभाजन वो क्या है? कार्य का विभाजन। अगला प्रश्न देखिएगा 5वां, शैक्षिक प्रबंधन के किस सिद्धांत में यह बताया गया है कि प्रबंधक को अपने कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए? समानता के व्यवहार का सिद्धांत, केंद्रीयकरण का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत या नियोजन का सिद्धांत? गौर करें प्रश्न के ऊपर। सभी कर्मचारियों के साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन 1, समानता के व्यवहार का सिद्धांत। और इसमें कार्यकर्ताओं के जो कर्मचारी हैं उनके मध्य आपस में सहयोग और सद्भावना है वो भी बढ़ती है। चलिए और भी सिद्धांतों पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे, साथ में आगे बढ़ते रहें। और छठा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन सा या कौन से हैं? शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, संगठन, नियुक्ति करना, नवाचार लाना या उपयुक्त सभी? सिलेबस में है ना आपके कार्य, सिद्धांत और कंसेप्ट, 3 चीजें। तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन से हैं? संगठन, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारी जो संस्था है उस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही तो हम संगठन बनाते हैं, और फिर उस संगठन के लिए योग्य कुशल कर्मचारियों की हम नियुक्ति करते हैं। और हमें यह भी पता है भी मैनेजमेंट में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण भी हमें रखना चाहिए, और उसके लिए इनोवेशन है यानी नवाचार है वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका मतलब ये तीनों ही शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां, कि प्रत्येक संस्था की स्थापना के पीछे कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं नियोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन की, संगठन की, समन्वय की या मूल्यांकन की? शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों से लिया गया एक प्यारा सा प्रश्न है ये। प्रत्येक संस्था की स्थापना के पीछे कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? हमें संगठन बनाना होता है, ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन। तो सही उत्तर क्या हो गया 7वें प्रश्न का? 2 नंबर ऑप्शन, संगठन। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, संस्था की प्रगति यानी आप स्कूल की बात कर ले, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और उनके कौशल पर निर्भर करती है। यह कार्य किस शैक्षिक प्रबंधन कार्य के अंतर्गत आता है? एक इंस्टीट्यूट की प्रगति है, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और उनके कौशल पर निर्भर करती है। तो ये किस में शामिल रहेगा? नियुक्ति करना, समन्वय, संगठन या निर्देशन? विचार कीजिएगा। और सही उत्तर है, बिल्कुल सही सोचा है आपने, और वो है नियुक्ति करना। नियुक्ति करना, तो ये इसकी व्याख्या हो जाती है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9वां क्वेश्चन अब आपके सामने, शैक्षिक प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत किसी भी संस्थान अथवा उपक्रम के विभिन्न कार्यों के बीच एकता स्थापित करना, विभिन्न प्रयासों के बीच नियमित व्यवस्था बनाए रखना है? कौन सा काम है वो इसके अंतर्गत होता है जिसमें हम उस संस्थान के कार्यों के बीच में एकता स्थापित करते हैं और नियमित व्यवस्था है वो भी बनाए रखते हैं? तो मूल्यांकन, नवाचार, समन्वय या उपयुक्त सभी? क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हो गया अपना ऑप्शन 3, कोऑर्डिनेशन, समन्वय की बात यहां पर हो रही है।
अगला प्रश्न देखिएगा, शैक्षिक प्रबंधन के किस कार्य अंतर्गत प्रबंधक विकास के लिए अपने उपक्रम के अंतर्गत नवीन ढंग से उत्पादन का प्रायोगिक प्रयास करता है, जिससे कम लागत में अधिक मात्रात्मक तथा गुणात्मक वस्तु का उत्पादन हो सके। प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। अपने उपक्रम के अंतर्गत नवीन ढंग से उत्पादन का प्रयास करें और कम लागत में अधिक गुणवत्ता वाली चीज का निर्माण हो सके, अच्छी एजुकेशन हम उसको दे सके। नवाचार, मूल्यांकन, समन्वय या इनमें से कोई नहीं। तो नए ढंग की बात आ गई तो सीधा सा आ गया अपना नवाचार, इनोवेशन की बात है वो इसके अंदर समाहित रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, क्या निम्न में से कौन सा या कौन से शैक्षिक प्रबंधन के महत्व है या हैं? शैक्षिक प्रबंधन के इंपॉर्टेंस पर आधारित क्वेश्चन है। तो शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक हैं, विभिन्न कारकों में समन्वय में सहायक है या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? शैक्षिक प्रबंधन के महत्व को लेकर बातें कही गई है, सभी हैं या फिर कोई एक है। तो देखिएगा, शैक्षिक महत्व के इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा भी प्रबंधन के माध्यम से ही हम अव्यवस्थित साधनों को व्यवस्थित कर सकते हैं, कमजोर कड़ियों को मजबूत कर सकते हैं और इसके द्वारा ही शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में ये सहायक होता है, मानवीय संसाधनों का विकास करने में सहायक होता है, विभिन्न कारकों के अंदर समन्वय में सहायक है और विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं के समन्वय में भी सहायक है। तो ये सभी पॉइंट क्या है, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के अंदर समाहित रहते हैं। 3 यहाँ लिखे हुए हैं, साथ में ये भी हो सकता है मानवीय संसाधनों का विकास करने में सहायक, विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं के समन्वय में भी ये सहायक होते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आप इजीली थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए इजीली सही कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन के माध्यम से ही अव्यवस्थित साधनों को व्यवस्थित किया जा सकता है, कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाया जा सकता है और नवीन तकनीकों और विधियों के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इन सभी कारणों से शैक्षिक प्रबंधन में क्या बढ़ता जा रहा है? इसका महत्व, सामाजिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां या आर्थिक समानता। क्या होगा सही उत्तर? आपने अभी अभी गौर किया होगा, ये सारी बातें हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर रिपीट करके आए हैं और वहां हमने कहा है ये हैं सारे के सारे शैक्षिक प्रबंधन के महत्व, यानी शैक्षिक प्रबंधन के इंपॉर्टेंस की बातें हैं ये सारी की सारी। अगला प्रश्न देखिएगा 13वां क्वेश्चन, क्या शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस क्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती है? शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? कुशल नेतृत्व, कुशल क्षमता, कुशल प्रबंधन, कुशल कार्यकर्ता या कर्मचारी से। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिए गए ऑप्शन के आधार पर सटीक उत्तर, और वो है ऑप्शन 3, कुशल प्रबंधन से ही ऐसा संभव है। तो 13वें का 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, कि शैक्षिक प्रबंधन एक मानवीय क्रिया है। किसी न किसी रूप में प्रबंधन की सभी क्रियाएं मानव व्यवहार से ही संबंधित होती है। कुशल प्रबंधक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका चयन करता है? संस्था का, विद्यालय का, योग्य व्यक्ति का या उपयुक्त सभी का? प्रश्न पढ़ सकते हो आप दोबारा एक बार। मानव व्यवहार से संबंधित है और कुशल प्रबंधक ही निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसका चयन कर सकता है। तो सही उत्तर क्या हो गया? और वो है ऑप्शन 3, योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, क्या शिक्षा के क्षेत्र में अव्यवस्था,
एवं अपव्यय फालतू खर्चे को रोकने हेतु शैक्षिक क्रियाओं में किसका होना आवश्यक बताया गया है? अव्यवस्था और अपव्यय को रोकने के लिए क्या चीज जरूरी है? संगठन, संस्थान, समन्वय या प्रबंधन? क्या होगा इसका सही उत्तर? अव्यवस्था और अपव्यय को रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है भाई, कोऑर्डिनेशन। तो सही उत्तर क्या हो गया अपना? ऑप्शन 3 समन्वय। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां, किसके अंतर्गत एक शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंधन करना जो उचित वातावरण और सीखने की कला समाहित होती है वो क्या कहलाती है? शैक्षिक व्यवस्था का प्रबंधन करना जो उचित वातावरण और सीखने की कला समाहित होती है। संस्थानिक निर्माण, वातावरण, पारिस्थितिकी या संस्कृति? क्या होगा सही उत्तर इसका? और इसका सही उत्तर है, प्रश्न पढ़ सकते हो आप दोबारा एक बार। उचित वातावरण और सीखने की आर्ट समाहित होती है वो है संस्थानिक निर्माण, इंग्लिश में कहते हैं जिसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात आती है। शिक्षा के क्षेत्र में वही स्कूल सफल होते हैं जिसका निर्माण उचित तरीके से होता है। तो सही उत्तर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां, कि विद्यालय एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रणाली है तथा इस प्रणाली में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के मध्य क्या होना चाहिए? एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है स्कूल, तो इसमें शिक्षक और जो एचएम है उनके मध्य क्या होना चाहिए? परस्पर व्यवहार, आपसी सहयोग, आर्थिक समावेश और सामाजिक आयाम। क्या होगा इसमें सही उत्तर? कंफ्यूजन हो सकता है भी, आपसी सहयोग करें, परस्पर व्यवहार करें। और इसका सटीक आंसर है वो है ऑप्शन 1 परस्पर व्यवहार से ही ऐसा संभव है, क्योंकि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली की बात यहाँ पर हो रही है। तो मनोवैज्ञानिक आ गया तो व्यवहार आ जाना चाहिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां, कि किसके द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कोरब POSD CORB विभिन्न संस्थाओं के प्रबंधन और प्रशासन में एक व्यापक रूप से लोकप्रिय है और सबसे अधिक अवधारणा के रूप में संदर्भित किया गया है? तो सीधी सी बात है, पोस्ट कोरब किसने दिया इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। पिफनर, लूथर गुलिक, विलियम सोल्जे या G.E. मिलवर्ड? तो इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, जैसे ही पोस्ट कोरब दिखे हमें लूथर गुलिक भाई साहब दिमाग में आ जाने चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका सटीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, कि लूथर गुलिक द्वारा निर्धारित निम्न में से पोस्ट कोरब के सिद्धांत कौन से हैं? योजना, संगठन निर्माण, स्टाफिंग या उपयुक्त सभी? आपको बता रखा है मैंने, पोस्ट कोरब की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए और ये सारी इसके अंदर समाहित है। तो उत्तर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, कि पोस्ट कोरब के अंतर्गत कौन सी क्रिया उस दिशा में तय करती है जिससे पूर्व निर्धारित परिणाम के लिए प्रयास करने के लिए संगठन के सभी प्रयासों तथा सभी जनशक्ति को निश्चित समय के लिए निर्देशित किया जाता है? प्रश्न पढ़ लें एक बार अच्छे से। इसका उत्तर क्या होगा? योजना या आयोजना, बजट बनाना, समन्वय या रिपोर्ट करना? संगठन के सभी प्रयास और सभी जनशक्ति को निश्चित समय के लिए निर्देशित किया जाता है, तो वो हो गया ऑप्शन 1 योजना या आयोजना यानी प्लानिंग, इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां क्वेश्चन आज का, कि किसने कहा है कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध
ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। लूथर गुलिक, जेबी सीयर्स, पिफनर या विलियम शुल्ट्ज़। और संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम, और सही उत्तर है जेबी सीयर्स। जेबी सीयर्स की ये एजुकेशनल मैनेजमेंट को लेकर दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या किसके अनुसार प्रबंधन वह प्रक्रिया तथा एजेंसी है जिसके माध्यम से नीतियों में क्रियान्वयन का आयोजन तथा पर्यवेक्षण किया जाता है। प्रबंधन वह प्रक्रिया तथा एजेंसी है जिसके माध्यम से नीतियों में क्रियान्वयन का आयोजन और पर्यवेक्षण, प्लानिंग और सुपरविजन किया जाता है। लूथर गुलिक ने कहा है, जेबी सीयर्स ने, जी.ई. मिलवर्ड ने या विलियम शुल्ट्ज़ ने। किसकी परिभाषा है ये? और ये है सही उत्तर ऑप्शन 3, जी.ई. मिलवर्ड। जी.ई. मिलवर्ड की परिभाषा है। तो ये थे आज की क्लास में अपने एजुकेशनल मैनेजमेंट के कंसेप्ट, उसके फंक्शन और उसके सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। यहाँ आपको कतई ये नहीं सोचना है भी आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको कंसेप्ट को सीखना है और उसी के उद्देश्य के लिए ये क्वेश्चन डाले हैं। तो ज़रूर आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बाकी कह दिया, नोट्स आपको यहाँ पर सारे हैं वो अवेलेबल है, रहेंगे। कुछ टॉपिक अभी भी मैं चाहता हूँ डिटेल में और समझाना, तो जल्द ही उसकी क्लास भी अपलोड है वो कर दूँगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे। आप अपने इस फेस्टिवल को एंजॉय करते रहिएगा। एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम फेस्टिवल एंजॉय करें, बिना किसी घबराहट, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते रहिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।